Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th May 2024. 11 मई 2024 का कंप्लीट द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आज हम सीखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू शेयर इट, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। लाइक करने में क्या ही जाता है यार आप लोग का, प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। हालांकि मैं जवाब आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में केवल इतना बताइएगा कि आपसे कुछ बन रहा था कि नहीं बन रहा था। जो लोग नहीं बताना चाहते कितने बन रहे थे, वो बस इतना बता दें कि बन रहा था, नहीं बन रहा था, कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा आने लगा है, या फिर जिनसे बन रहा हो नंबर बता दें कि 3 में से कितने सवाल आपसे बने। पहला सवाल बड़ा आसान सवाल है, कई बार मैंने पढ़ाया है। स्टेटमेंट आपको दिए हैं इंडियन ओशियन डाइपोल के रिगार्डिंग। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आईओडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। दूसरा स्टेटमेंट है अ पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल इवेंट इज ऑफन सीन डेवलपिंग एट टाइम्स ऑफ एन एल नीनो व्हाइल अ नेगेटिव आईओडी इज एसोसिएटेड विद ला नीना। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन आई होप आप लोग कर पाएंगे। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब अपन इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन इंडियन ओशन का ही जो वेस्टर्न पार्ट है और इंडियन ओशन का ही जो ईस्टर्न पार्ट है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। तो आईओडी इज पॉजिटिव इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन नियर द सोमालिया कोस्ट बिकम्स वार्मर। जब वेस्टर्न साइड वार्म हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ईस्टर्न साइड वार्म हो जाएगा तो आपका नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो जाएगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस, है ना। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, देखिए एक एक करके। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ द ओरिजिनल 12 पार्टीज ऑफ द अंटार्कटिका ट्रीटी, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, दूसरा स्टेटमेंट है द अंटार्कटिका ट्रीटी साइंड इन 1959 एस्टैब्लिशेस अंटार्कटिका एज अ रीजन फॉर पीसफुल पर्पसेस, साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तीसरा कह रहा है इंडिया इज अ कंसल्टेटिव पार्टी टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। एंड चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इन 2022 इंडिया इनैक्टेड द अंटार्कटिका एक्ट रीअफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना, कितने स्टेटमेंट सही हैं। आप लोग अटेम्प्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाया हुआ है, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। नहीं कर पाए तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है ऑल 4। चारों स्टेटमेंट ही सही है। कंसल्टेटिव मीटिंग हर 1 साल में होती है और 12 इसके जो ओरिजिनल मेंबर हैं वही आते हैं इसमें। अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई थी 1959 में, ये भी सही है। इंडिया कंसल्टेटिव पार्टी है अंटार्कटिका ट्रीटी का, ये भी सही है। और इंडिया ने 2022 में अंटार्कटिका एक्ट पास किया, ये भी सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है इंडिया हैज बीन अ कंसल्टेटिव पार्टी टू द अंटार्कटिका ट्रीटी एंड सिंस 1983। कंसल्टेटिव पार्टी आज से नहीं है, 1983 से है। और 2022 में इंडिया ने एनेक्ट किया था अंटार्कटिका एक्ट, ठीक है ना। तीसरे सवाल पे आते हैं अल्फा फोल्ड 3। अल्फा फोल्ड 3 एक्चुअली आज के न्यूज़पेपर में आया है द हिंदू के, तो अभी तो मैं ये आपको छोड़ देता हूँ ये ऑप्शन के साथ, है ना। आप इसको देखिए, पढ़ा तो आपने नहीं होगा। अभी जैसे ही अपन न्यूज़ एनालिसिस देख लेंगे ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर है, ठीक है ना। अल्फा फोल्ड 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द 3 क्वेश्चंस। कुछ नया सीखने को भी मिला होगा आपको। स्टार्ट करते हैं, फ्रंट पेज की बड़ी खबर के साथ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है अरविंद केजरीवाल जी को एंड ये 1 जून तक की दी है। 2 जून को उनको जेल में जमा होना पड़ेगा, दोबारा से जमा होना पड़ेगा, मतलब आमद करानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट की। अब देखो मैंने ये सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी अपने को बहुत अच्छे से बेल के बारे में जानने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अपन बेल के बारे में जानेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। ऑल यू नीड टू नो, जो बेल टर्म है ना, बेल टर्म आया है, एक बेलियर नाम का टर्म है फ्रेंच में, वहां से आया है ये। एंड बेलियर का मतलब होता है डिलीवर और हैंड ओवर, डिलीवर करना या हैंड ओवर करना। बेल इज नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट
टर्म जो आपको पता होना चाहिए कि बेल सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, 1973 सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। बेल का मतलब होता है रिलीज ऑफ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी, उसको टाइम बीइंग के लिए जब रिलीज करते हैं फ्रॉम द लीगल कस्टडी, दैट इज नोन एज बेल। एंड बेल एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल इज अ नॉर्मल रूटीन थिंग, है ना, बेल रूटीन है, होता है नॉर्मल, और रिजेक्शन ऑफ बेल इज एक्सेप्शन, है ना, रिजेक्शन ऑफ बेल शुड बी एक्सेप्शन एंड द बेल शुड बी ग्रांटेड, मतलब नॉर्मली देना चाहिए। ये उन्होंने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 का केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रिटरेट की है कि बेल नॉर्मली ग्रांट कर देनी चाहिए, एक्सेप्शनली नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें बेल की, तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट गिव्स एवरीवन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट आल्सो प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम, है ना, इसमें भी आप बेल को कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी अगर हम देखें, इट क्लियरली स्टेट्स दैट एंटीसिपेटरी बेल इज ओनली ग्रांटेड इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है ना। बेल टर्म सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, नाम बेल जरूर है पर बेल डिफाइंड नहीं है, याद रखिएगा। सेक्शन 2A ओनली डिफाइंस द टर्म बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो अगर सीआरपीसी का सेक्शन 2A आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस पर मिल जाएगा, लेकिन बेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रपोजल ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 41st रिपोर्ट, एंड उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन बोला था, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 11 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसमें बेल पर्टिकुलरली एंटीसिपेटरी बेल इज फाउंडेड ऑन द लीगल कंसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि अरेस्ट के पहले ही आप अगर अरेस्ट एंटीसिपेट कर रहे हो तो आप कोर्ट से जाके बेल ले आओ, है ना। तो ये दिया जाता है ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि आप गिल्टी हो तब तक आपको इनोसेंट माना जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस जो होते हैं, तो वो दो मैंने आपको बताया, सेक्शन 2A सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस हो गया और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। तो बेलेबल ऑफेंस जो होता है बेसिकली इट इज रिफर्ड टू एज बेलेबल ऑफेंस इन द इवेंट ऑफ सच इवेंट्स बेल कैन बी अवॉर्डेड एज अ मैटर ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 436। तो क्या होता है, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी के तहत आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वही आपको छोड़ देता है। देखो ऐसा नहीं है कि बेलेबल ऑफेंस है तो मतलब बेल मिल जाएगी, नॉन बेलेबल है तो बेल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ये होता है, डिफाइन होता है कि पावर किसके पास है। तो बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंडर होता है उसको बेल अरेस्ट के टाइम पे ही मिल जाती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो इंस्पेक्टर है वहां पे, वही आपको छोड़ देता है कि ठीक है आप इस मतलब आपको अरेस्ट नहीं करता है, बेल दे देता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, मतलब बहुत ज्यादा हीनस नहीं होगा, बहुत नॉर्मल सा ऑफेंस होगा। वही नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वहां पे बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं दी जा सकती, वहां पे आपको केवल और केवल कॉम्पिटेंट कोर्ट दे सकता है बेल। तो याद रखिएगा, नॉन बेलेबल का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो ऑफिसर इंचार्ज है वो आपको बेल नहीं देगा, आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अक्यूज्ड को बेल जो है वो कोर्ट से लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको नॉन बेलेबल बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती, तो ये यूपीएससी आपको यहां फंसा सकता है कि नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती है और बेलेबल में बेल मिल जाती है, ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल में भी मिलती है, लेकिन इसमें आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट ही बेल दे सकता है, ठीक है ना। बेल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3-4 तरीके की होती हैं। एक है रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल जो होता है मतलब कि जो एक बार जो अरेस्ट हो जाता है वो क्या करता है, बार बार मतलब उसको बेल मिल जाती है, रेगुलर बेल मिल जाती है कोर्ट के द्वारा, है ना। बस कोर्ट कहता है कि भाई जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 437 सेक्शन 439 सीआरपीसी में है। इंटरिम बेल जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मिलती है, जो अरविंद केजरीवाल जी को मिली है ये इंटरिम बेल मिली है। तो इंटरिम बेल देखो आपको मिला है ना। तो यहाँ पे अभी इसलिए दे दिया कि 1 जून को आपको दोबारा जमा होना है, ठीक है ना। तो इंटरिम बेल जो होती है वो आपको उसमें एक शॉर्टर पीरियड डिफाइंड होता है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, है ना, तो ही में पिटीशन फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। अगर मान लो किसी व्यक्ति को लग रहा है कि किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट हो सकता है तो वो पहले से ही पिटीशन दे देता है, ठीक है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एडवांस बेल भी से बोल सकते हैं आप लोग, सेक्शन 438 में है एंटीसिपेटरी बेल का, एडवांस बेल बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी बेल या फिर डिफॉल्ट बेल, चौथा जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार यूपीएससी में। स्टैट्यूटरी या फिर डिफॉल्ट बेल क्या होता है कि जैसे
जब कोई केस होता है ना, तो उस केस के लिए बेसिकली पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। मतलब जैसे पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, जो प्रोसेस ये होती है कि मान लो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आपको किसी केस में पकड़ा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, तो क्या होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। जैसे कुछ केसेस में 60 दिन रहता है, कुछ केसेस में 90 दिन रहता है। तो इन पीरियड्स में उसको चार्जशीट फाइल करनी पड़ती कोर्ट में। चार्जशीट फाइल करने का मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर जो चार्जेस हैं उसका पूरा लेखा जोखा रहेगा, वो कोर्ट के सामने पेश होगा। तो अगर मान लो टाइमली ये चार्जशीट फाइल नहीं हो पा रही है, मान लो किसी कारण से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो टाइमली चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट वो बेल मिल जाती है उस एक्यूज्ड को जो कि अरेस्ट हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसको डिफॉल्ट बेल या फिर स्टैट्यूटरी बेल कहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इस पूरे आर्टिकल को बनाया है ताकि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोड डाउन टू 4.9% इन मार्च में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है टू 4.9। अब जो होता क्या एक्चुअली निकाला क्या जाता है मैं आपको बता दूं, निकालते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालते हैं। कौन निकालता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको निकालता है, एनएसओ जिसको हम बोलते हैं, है ना। एनएसओ इसको निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको निकालता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मैं आपको लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ इज देयर, तो लेट मी शो यू दैट। मैं देखता हूँ कि वो है कि नहीं है मेरे पास। यस, दैट इज हियर, है, बिल्कुल है। तो यहां पे अगर आप आईआईपी का वेटेज देखें, इफ यू सी द वेटेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तो माइनिंग सेक्टर है वो 14.37% है वेटेज का। आईआईपी का वेटेज का माइनिंग सेक्टर 14.37 है। वहीं पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो 7.9% है, इलेक्ट्रिसिटी 7.9% है। एंड आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 77.6% है। तो 14.37% माइनिंग है, 7.9 इलेक्ट्रिसिटी है एंड 77.6% जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज यहां पे ये भी है कि इसमें देखो क्या होता है, आईआईपी में फिर और दूसरे आइटम्स है। जैसे प्राइमरी गुड्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, प्राइमरी गुड्स 34% है, फिर इंटरमीडिएट गुड्स 17% है, कैपिटल गुड्स 8% है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स 12% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 12%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 15.33%। और यहां पे आप ये सब देख लीजिएगा, ये भी वेटेज है ना। तो ये दोनों वेटेज आप याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा प्राइमरी गुड्स है, फिर दूसरे नंबर पे आता है इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरे नंबर पे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, चौथे नंबर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आता है, एंड फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स आता है, एंड देन आपका कैपिटल गुड्स आता है। तो ये भी आप वेटेज याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स। दोनों आपको समझ में आ जाएंगे एंड आपको अच्छा लग रहा होगा ना। आईआईपी याद रखिएगा, एनएसओ निकालता है, हर महीने ये निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो रही बात दो इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि अपन ने डिस्कस कर ली। उसी में हमने हालांकि काफी चीजें पढ़ी। बेल में तो मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बता दिए, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सत्येंद्र कुमार अंतिल केस के बारे में बता दिया। तो काफी कुछ हमने उस आर्टिकल में सीख लिया है। अगला है न्यूज यहाँ पॉलिश फार्मर्स के बारे में, यानी पोलैंड वॉर्सो से ये न्यूज है। पॉलिश फार्मर्स ने मार्च किया अगेंस्ट ईयू क्लाइमेट पॉलिसीज। अच्छा, हुआ क्या एक्चुअली में? हुआ ये कि यूरोपियन यूनियन ने बहुत अच्छा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक नया एक्ट बनाया जिसको वो ग्रीन डील बोलते हैं। व्हाट दे आर टर्मिंग इट एज ग्रीन डील। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पे, दे आर अपोज्ड, फार्मर्स आर अपोजिंग द ईयू फार्मिंग पॉलिसीज, पर्टिकुलरली द पॉलिसी नोन एज द ग्रीन डील, है ना। अब ये ग्रीन डील के तहत क्या है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भैया आपको क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना है। अब क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना एक तरीके से क्या है कि पॉलिश फार्मर्स का ये कहना है कि नाउ यू आर डिक्टेटिंग अस कि किस तरीके से हम अपने ही खेतों में किसानी करें। मतलब कुल मिलाकर के पॉलिश फार्मर्स का ये कहना है कि व्हाई आर यू मतलब वाई आर यू गाइडिंग अस कि व्हाट वी शुड ग्रो, व्हाट वी शुड नॉट ग्रो। भाई हमारा खेत है, हमें जो मन पड़ेगा हम वो उगाएंगे। तो ग्रीन डील का इसीलिए अपोजिशन कर रहे हैं फार्मर्स। उनका ये कहना है कि यू आर एक्चुअली टेलिंग अस व्हाट टू डू एंड टेलिंग अस व्हाट नॉट टू डू। इट्स अ टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, है ना। तो ग्रीन डील का इसलिए अपोज किया जा रहा है ईयू के एक्ट का, पॉलिश यानी कि वॉर्सो में चल रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये मैंने कल आपको न्यूज पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। 5 से 10 वाला वीडियो मैंने डाला है। इंडिया ने
ने विड्रॉ कर लिया है मालदीव से, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल रहेगा, है ना। मालदीव के बारे में मैंने आपको वहां मैप भी दिखाया था और ये भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है देखो, इंडिया बैक्स पैलेस्टाइन्स बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। अब यहाँ पे इंडिया ने एक यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन जो आपका जनरल असेंबली है उसके रेजोल्यूशन में वोटिंग हुई, तो इंडिया ने फुल यूएन मेंबरशिप के लिए वोट किया है पैलेस्टाइन का। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है ये, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी है, नोट्स में भी है, इंडिया हैज बैक्ड फुल यूएन मेंबरशिप फॉर दैट। अच्छा देखो क्या है कि एक्चुअली में हुआ यह था कि जो रेजोल्यूशन है उसमें यह कहा गया है कि पैलेस्टीन इज क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर। मतलब आर्टिकल 4 यूएन चार्टर का अगर आप देखो तो उसमें क्वालिफिकेशंस लिखी हैं कि क्या यूएन मेंबरशिप में क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पैलेस्टाइन के पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर। तो इसलिए एक रेजोल्यूशन आया था कि वेदर पैलेस्टीन शुड बी एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन और नॉट। तो यहाँ पे इंडिया ने उसके फेवर में कहा है और कहा है कि भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फेवरेबली देखना चाहिए इस मैटर को। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा है कुछ फैक्ट्स अबाउट इंडिया ऑन पैलेस्टीन। तो इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल इन 1974। इंडिया पहला फर्स्ट नॉन अरब स्टेट था जिसने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को कि ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है। देन इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इन 1988 एंड इन 1996। दिल्ली ने ओपन किया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा में एंड बाद में उसको रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया 2003 में। लेकिन इन्होंने पहले मतलब वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टाइन को। पैलेस्टाइन अभी ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है, यूएन में फुल मेंबरशिप नहीं है और चूंकि ऑब्जर्वर है इसलिए इसके पास राइट टू वोट नहीं है जनरल असेंबली में एंड अपने कैंडिडेचर को ये फॉरवर्ड नहीं कर सकता, कुछ ऐसे मतलब व्यूज नहीं दे सकता है। लेकिन जब फुल मेंबरशिप आ जाएगी तो ये सारी पावर्स इसके पास आ जाएंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा अब एक न्यूज है जो आज के हिंदू एनालिसिस में नहीं आई है न्यूज़पेपर में, लेकिन वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो रखीगढ़ी में एक फाइंडिंग मिली है जिसने कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को चैलेंज किया है। रखीगढ़ी आप सबको पता है, रखीगढ़ी हरियाणा में है और ये लार्जेस्ट इंडियन हड़प्पन साइट है। लार्जेस्ट इंडियन हड़प्पन साइट अगर आपसे कोई पूछे तो वो रखीगढ़ी ही है। और रखीगढ़ी में कि अगर हम लोकेशन देखें तो 150 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली नियर राखी शाहपुर एंड राखी खास विलेजेस हरियाणा में वहीं पे है रखीगढ़ी एंड इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया डिस्कवर्ड 99 ईयर्स अगो। एंड अभी एक्चुअली वहां पे एक डीएनए एनालिसिस किया गया है 4600 ईयर ओल्ड स्केलेटन का, है ना, 4600 ईयर स्केलेटन का माउंड 7 में विच वॉज अ ब्यूरियल ग्राउंड एट रखीगढ़ी। यहाँ पे रिजल्ट मिला है मिक्स ऑफ ईरानियन एंड साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर एंसेस्ट्री मिली है ना, ईरानियन एंड साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर एंसेस्ट्री मिली है। नो स्टेपी पेस्टोरल जीन्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एशियंस। अब यहां पे देखो क्या है, हम क्या बोलते हैं, बाकी लोग जो एनालिसिस अगर आप देखोगे तो उसमें कहते हैं आर्यंस आए थे बाद में आए थे। तो आर्यंस आने का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग जीन्स हो गए, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे जो ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी उसको डिबंक किया जा रहा है और ये कह रहा है कि भैया आर्यंस ऑफन यूज्ड द स्टेपी पेस्टोरलिस्ट बट सम स्कॉलर्स प्रेफर इंडो आर्यन। कुछ लोग इंडो आर्यन भी कहते हैं। उनका यही कहना है कि रखीगढ़ी में जो डीएनए मिला वो हड़प्पा का साइट है और बाद में आपको आर्यन जीन्स मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूटी में है ना कि अलग अलग है ना। तो बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशन को ये डिबंक करती है ये जो मतलब जो ये आपको मिला है स्केलेटन 4600 ईयर ओल्ड। तो ये एक चीज जो थी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आना चाहिए ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आते हैं हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे हम आएंगे। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज जहाँ पे अपने को न्यूज मिलेगी। यहाँ फोल्ड्स एंड फॉल्ट, यहाँ पे है आज का आपका सवाल का तीसरे सवाल का आंसर। अल्फा फोल्ड 3 देखो न्यूज में आया है, मैंने बताया था ना कि आज ही न्यूज में आया है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड के, है ना, याद रखिएगा अमीनो एसिड्स के लॉन्ग चेन होते हैं प्रोटीन का। अब ये बहुत लॉन्ग चेन रहते हैं इसलिए कई बार ये क्या होता है इसकी चेन फोल्ड कर जाती है अलग अलग शेप्स में। तो किस तरीके से प्रोटीन
प्रोटीन फोल्ड करता है वो बताता है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, है ना, कि अगर सही फोल्ड हुआ है तो नॉर्मल फंक्शन करेगा, बट अगर गलत फोल्ड हो जाएगा या मिस फोल्ड हो जाएगा तो ये बहुत सारे डिसीजेस को भी घर ले आता है, ठीक है ना। और चूंकि चेन काफी लॉन्ग होती है तो एक गिवन प्रोटीन जो होता है वो कितने भी नंबर ऑफ शेप्स में फोल्ड हो सकता है, ठीक है ना, दैट इट कैन फोल्ड इन n नंबर ऑफ शेप्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब होता क्या, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं हुआ क्या कि इन 2018 में 5 डिकेड्स आफ्टर इट वाज मूटेड, गूगल की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है डीप माइंड, उसने डेवलप किया एक AI टूल जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है शेप्स इनटू विच डिफरेंट प्रोटीन्स कुड फोल्ड। इसका नाम उन्होंने रखा अल्फा फोल्ड। याद रखिएगा, डीप माइंड विच इज अ गूगल सब्सिडियरी, इन्होंने डेवलप किया एक AI टूल जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है शेप इनटू विच द प्रोटीन्स विल फोल्ड, इसको अल्फा फोल्ड बोलते हैं। अपग्रेडेड अल्फा फोल्ड 2 आया 2 साल बाद, फिर उसके बाद अब अल्फा फोल्ड 3 आया है डीप माइंड के द्वारा, जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है शेप्स विद नियरली 80% एक्यूरेसी एज वेल एज मॉडल DNA RNA लिगैंड्स एंड मॉडिफिकेशंस टू देम एज वेल। तो कुल मिलाकर के अल्फा फोल्ड 3 जो है वो सारी चीजें डिटेक्ट कर सकता है। अब इसका यूज क्या है, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी यूजर डिसीजेस में और प्रोटीन्स को डेवलप करने में, दवाइयां बनाने में, ऑल इन these kind of things it can be used. So I hope you got clarity regarding that as well. अगला आर्टिकल है फ्रेश वाटर क्वेस्ट द लाइकली न्यू गोल्ड हंट। ऑथर का कहना है कि जो अगला वॉर होगा वो पानी में लड़ा जाएगा, तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं आपके, और इसी के लिए हो सकता है कि लड़ाई भी हो। यहाँ पे ऑथर ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ है एस्टिमेटेड एट 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब, जो 97.5% है इसका वो सॉल्ट वाटर है, केवल 2.5% फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में केवल 0.3% है जो लिक्विड फॉर्म में है सरफेस में, मतलब रेस्ट जो है वो अंडरग्राउंड है या फिर मतलब आपका मतलब आइस के फॉर्म में, परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में। अब ये फ्रेश वाटर जो है ये भी डिप्लीट हो रहा है, द फ्रेश वाटर इज डिप्लीटिंग रिसोर्स नाउ। कंट्रीज जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं कि किस तरीके से फ्रेश वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, स्पेशली जो उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो उसका ओशियन बेड है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो उनको कैसे यूज किया जा सकता है। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कंट्रीज जो है वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को देखेंगे, जो उनको एरिया कहा जाता है। मतलब अगर आप अनक्लॉज को पढ़ें, जो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन है 1982 का, ये अनक्लॉज कन्वेंशन है, उसमें एरिया डिफाइंड है। द एरिया अंडर द अनक्लॉज इज डिफाइंड एज द सी बेड एंड ओशियन फ्लोर एंड सब सॉइल देयर ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल जुरिसडिक्शन एंड इज रिफर्ड टू एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। मैंने आपको बताया है कि जो कल भी मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि अगर जो एरिया कंट्री के सॉवरेन जुरिसडिक्शन में आ रहा है, चलो वो तो आपका खुद का हो गया, लेकिन जो एरिया, जो पार्ट आपके नॉर्मल बाउंड्रीज के बाहर है, मतलब कि जो आपका 200 नॉटिकल माइल का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद जो हाई सी वाला पार्ट है वो पूरे मैनकाइंड के लिए कॉमन हेरिटेज है, ठीक है ना। हाई सी की जो चीज़ें हैं वो कॉमन मैनकाइंड के लिए है और वो एक कॉमन रिसोर्स है। अब अनक्लॉज जो है इट इज़ अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लॉ, है ना, आपको ये भी पता है। अनक्लॉज इज नोन एज अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट विच कवर्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ द ओशन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल सी एंड कंटिगुअस जोन, द कन्वेंशन ऑन हाई सीज, द कन्वेंशन ऑफ फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द हाई सीज एंड कन्वेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इनको बोला जाता है जिनीवा कन्वेंशंस ऑन लॉ ऑफ द सी 1958। ये सारे जो मिलके हैं ना, इनको बोलते हैं क्या, जिनीवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ये भी एक लॉ ऑफ द सी है, जिनीवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये अलग अलग उसके मिक्सचर हैं, है ना। अब होता क्या है, देखो ऑथर ने ये कहा है कि ये दो बन गए। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो अनक्लॉज की सिग्नेटरी हैं, कुछ लेकिन अनक्लॉज की सिग्नेटरी नहीं भी हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएसए जिनीवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी, देखो लिखा है द लीस्ट ऑफ दिस सरप्राइज इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज सिग्नेटरी टू द जिनीवा कन्वेंशन ऑफ द सी 1958 एंड इज नॉट अ सिग्नेटरी टू अनक्लॉज। अब आप देख सकते हैं, तो फिर वो किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, ट्रीटी भी अपने आप पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ना। एक कंट्री है जो उसको फॉलो ही नहीं कर रही है ना, दूसरी कंट्री उसको फॉलो कर रही है, तो दोनों के तो कन्वेंशन में पॉइंट्स अलग अलग है ना भाई। तो किस तरीके से एक्सप्लोरेशन होगा वो एक मतलब वो है, देखो लिखा है इफ स्टेट पार्टीज to unclause are regulated by the authority who regulates the authority states who are party to the Geneva Convention। भाई इनका ये कहना है कि अगर अनक्लॉज की जो पार्टी है उनको चलो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देखता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन अगर
जो हाई सी वाले पार्ट में जो एरिया जिसको हम बोल रहे हैं कि कॉमन मैनकाइंड का एरिया है, वहां पे अगर कोई जेनीवा कन्वेंशन वाला अगर कंट्री एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? सो दैट इज द बिग क्वेश्चन। और ये यही जो प्रॉब्लम्स इनको दूर करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे बोला कि दैट शुड बी मेड क्रिस्टल क्लियर कि क्या होना चाहिए। एक और न्यूज आई है, न्यू डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, डीजीआई जिसको बोलते हैं, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, आईसीएमआर एनआईएन। अब आईसीएमआर एनआईएन क्या है? यह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में, इसको लिख लेना आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। ये भी आज के हिंदू में नहीं आया, बट वेबसाइट में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई काफी चीजें कि शुगर इंटेक कम करो, रिफाइंड ऑयल, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड कम करो, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, होल ग्रेन्स, मिलेट्स का यूज बढ़ा दो। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, आइटम कंटेनिंग हाई शुगर, सॉल्ट, ट्रांस फैट, इनको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया है या फिर कॉशनरी इनटेक या फिर एलिमिनेट लिस्ट में रखा गया है। ये डाइटरी गाइडलाइंस में अलग अलग लिस्ट है, रिस्ट्रिक्टेड, कॉशनरी इनटेक एंड एलिमिनेट लिस्ट, ठीक है ना। हेल्दी हैबिट्स में कहा गया कि भैया आप स्क्रीन टाइम कम करो, अपनी स्लीप को बढ़ाओ, हेल्दी वेट मैनेजमेंट करो, अवॉइड रीयूजिंग कुकिंग ऑयल आफ्टर फ्राइंग। अर्दन पॉट्स को कहा गया कि भाई कुकिंग के लिए अर्दन पॉट्स का यूज करो, है ना। तो बैलेंस डाइट के लिए बात बोला गया है, फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलरली की जाए, एडिक्वेट वाटर इनटेक रखो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप sharing us. Thank you and have a nice day.